सभी साथियों को नमस्कार। आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल पर। दोस्तों, आज के वीडियो लेक्चर में हम हरिवंश राय बच्चन जी की आत्मकथा, जिसको उन्होंने क्या भूलूं क्या याद करूं नामक शीर्षक से लिखा है, इसकी समीक्षा को देखेंगे। तो विस्तार पूर्वक इस आत्मकथा की समीक्षा को हम इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या भूलूं क्या याद करूं, यह आत्मकथा के रूप में किस प्रकार से है, अर्थात इसमें आत्मकथा के कौन कौन से तत्व विद्यमान है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। क्या भूलूं क्या याद करूं हिंदी की सर्वाधिक चर्चित आत्मकथाओं में से एक है। कृति के शीर्षक क्या भूलूं क्या याद करूं, इससे हमें यह पता चलता है कि लेखक के निजी अर्थात स्वयं के और सार्वजनिक जीवन में ऐसी घटनाएं घटित हुई होगी जिनका उल्लेख वह यहाँ करना चाहता है, पर किनका करें और किनका नहीं करें तय नहीं कर पाते हैं। इस तरह इन्होंने इस प्रकार का शीर्षक दिया होगा। तो असमंजस की स्थिति होने के बावजूद, असमंजस की स्थिति से वह मुक्त होते हैं और इस कृति में उन घटनाओं, प्रसंगों और स्थितियों का उल्लेख करते हैं जिनका गहरा संबंध उसकी प्रारंभिक जिंदगी से रहा है और एक समय जिसने उसके जीवन की दशा और दिशा दोनों को पूरी तरह से बदल दिया। उन सभी घटनाओं, प्रसंगों का, उन चित्रों का वर्णन वे करते हैं। बच्चन के जिस कवि व्यक्तित्व से आज पूरा हिंदी संसार परिचित है, उसका जो स्रोत है वह इस आत्मकथात्मक कृति में आसानी से ढूंढा जा सकता है। अर्थात इस आत्मकथा के माध्यम से हम यह जान सकते हैं कि बच्चन जी किस प्रकार कवि बने। इसलिए इस आत्मकथात्मक कृति को पढ़ने का अर्थ एक रचना का आस्वादन करना ही नहीं है, बल्कि उन मार्मिक स्थितियों से गुजरना भी है जिसके कारण बच्चन के रचनात्मक व्यक्तित्व का निर्माण और विकास होता है। मधुशाला, मधुबाला, निशा निमंत्रण और मधु कलश जैसी काव्य कृतियां इनके द्वारा रची जाती है। क्या भूलूं क्या याद करूं स्पष्टतः यह बतलाती है कि इसे पढ़ने का अर्थ है लेखक के बचपन से लेकर पहली पत्नी श्यामा, लेखक की पहली पत्नी का नाम श्यामा है, जिसकी मृत्यु तक जीवन क्रम को जानना ही नहीं, अपितु उस समय के समाज, उस समय के जो दौर था, उस समय का समाज को समझना भी है। जब भारत में जातिवादी और धार्मिक संस्थाएं मजबूत थी, सामाजिक जिंदगी में जिनका बोलबाला था और तत्कालीन ब्रिटिश साम्राज्यवाद उनके सहयोग से शासन और दमन के रास्ते पर बढ़ रहा था, तो इन बातों के संकेत जगह जगह पर इस कृति में आपको मिल जाएंगे। वस्तुतः देखा जाए तो प्रत्येक बड़ी रचना का अपना एक सच होता है। अधिकांशतः इस सत्य का दर्शन रचना की अंतर्वस्तु में निहित होता है। अंतर्वस्तु अर्थात रचना को जब हम पढ़ते हैं तो पढ़ने पर उनके जो भाव निकलते हैं, अंदर की वस्तु, अंदर का जो निहित भाव है वह निकलता है, उसमें सत्य का दर्शन होता है। तो क्या भूलूं क्या याद करूं को पढ़ते हुए बार बार इस बात का एहसास होता है कि बच्चन के अपने जीवन की जिन सच्चाइयों से पाठक समाज को परिचित कराना चाहते हैं वे उनकी जरूर हैं, पर उनका गहरा संबंध तत्कालीन युगीन परिवेश अर्थात बच्चन जी का जिस समय का जो युग चल रहा था, जो दौर था, उस युगीन परिवेश से रहा है
तथा वे सच्चाइयां ऐसी नहीं है कि व्यर्थ का प्रचार करे। अर्थात उनके द्वारा लिखी गई जो बातें हैं वे सत्य सत्य बातें लिखी गई है। इसमें पात्रों में देखें तो नायब साहब, राधा बुआ, बाबा भोलानाथ, पिता प्रताप नारायण, पत्नी श्यामा, मित्र करकल, चंपा प्रकाशो और श्री कृष्ण आदि ये प्रमुख पात्र इसमें आए हैं और इनके माध्यम से जिंदगी की सच्चाइयों का गहरा संबंध लेखक के जीवन और युगीन परिवेश से रहा है, पर उनको लेकर वह आत्मलोचन अधिक करता है और प्रचार कम। इतना ही नहीं, उनको लेकर उसके अंदर भावुकता नहीं है, बल्कि वह मानता है कि प्रत्येक व्यक्ति के जीवन के कुछ मार्मिक प्रसंग होते हैं जिन्हें लेकर वे अपनी जिंदगी की एक दिशा तय कर लेते हैं। इस आत्मकथा को पढ़ते हुए इसके पात्रों की जिंदगी में आए निर्णायक क्षण से सच को समझा जा सकता है। जिस संयम के विस्फोट की चर्चा लेखक बार बार इस कृति में करता है, वह उसकी जिंदगी की एक सच्चाई है जिसे वह पहली पत्नी श्यामा की बीमारी के चलते शारीरिक स्तर पर दूर रहने के कारण प्राप्त करता है। तो अपनी पत्नी से दूर रहता है, इस कारण उन्होंने ऐसा लिखा है, संयम के विस्फोट। अगर बच्चन ने यह आत्मकथा नहीं लिखी होती तो शायद ही हम उनके जीवन की इस सच्चाई से परिचित हो पाते कि मधुशाला में व्यक्त प्रेम और विरह का रहस्य इस प्रकार से उसकी पत्नी से अलग होना ही है। तो पहले संस्करण की भूमिका में उन्होंने लिखा भी है। दोस्तों, क्या भूलूं क्या याद करूं, यह जो रचना है वह इनकी आत्मकथा का प्रथम संस्करण है। यह उनकी पूरी आत्मकथा नहीं है, ठीक है। जैसा कि आपको बता दिया गया है कि इस आत्मकथा में उनके जन्म से लेकर उनकी पहली पत्नी श्यामा की मृत्यु और उसके लेखकी जीवन की चर्चा यहाँ पे की गई है। तो पहले संस्करण की भूमिका में अर्थात क्या भूलूं क्या याद करूं, इस आत्मकथा में बच्चन जी लिखते हैं कि मुझे कई वर्षों से लग रहा था कि जब तक मैं अपने अंतर में अर्थात अपने अंतर्मन में निरंतर उठती स्मृतियों को चित्रित ना कर डालूंगा तब तक मेरा मन शांत नहीं होगा। तो वास्तव में क्या भूलूं क्या याद करूं को पढ़ने का अर्थ है मधुशाला के कवि हरिवंश राय बच्चन की प्रारंभिक जिंदगी को नजदीक से देखना, उसे महसूस करना, समझना और उस भारतीय समय तथा समाज को जानना जब जातीय और धार्मिक संस्थाओं का विकास जोरों पर था एवं स्वाधीनता आंदोलन, गांधीवाद तथा क्रांतिकारी गतिविधियों के बीच से नया मार्ग ढूंढ रहा था। फिर भी इस कृति में इनका व्यापक वर्णन नहीं है, अर्थात स्वतंत्रता आंदोलन, असहयोग आंदोलन, गांधी जी द्वारा चलाया गया जो आंदोलन है, ये सभी चीजें इनमें ज्यादा व्यापक तौर पर वर्णन इसका नहीं किया गया है और न ही विधा तथा लेखक की जिंदगी को देखते हुए उसकी जरूरत भी है। अब यह जो आत्मकथा विधा जो है उसमें वर्णन जरूरी नहीं है, क्योंकि यह आत्मकथा है, न कि स्वतंत्रता आंदोलन, स्वाधीनता आंदोलन का वर्णन, ठीक है। तो इसमें वर्णन जरूरी नहीं है, पर जगह जगह अनेक ऐसे संकेत दिए गए हैं जो इस बात का प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। तो इस तरह से दोस्तों, क्या भूलूं क्या याद करूं, यह आत्मकथा के तौर पर पूर्ण रूप से सिद्ध होती है। अब हम यह देखेंगे कि क्या भूलूं क्या याद करूं की अंतर वस्तु क्या है, अर्थात इस जो रचना है उसमें हरिवंश राय बच्चन जी ने अपनी जो जीवनी लिखी है,
अपनी आत्मकथा जो लिखी है, अपने जीवन के बारे में जो इन्होंने लिखा है, उसकी अंतर वस्तु में प्रमुख बातें कौन सी है, अर्थात इनमें किस प्रकार का दर्शन है, किस प्रकार से उनकी सोच है। ठीक है, तो ये सभी चीजों को हम इसमें बहुत अच्छे तरीके से जानेंगे। चलिए देखते हैं। कृति को महत्वपूर्ण बनाने में विषय वस्तु की विशेष भूमिका होती है। एक तरह से यह रचना में व्यक्त जीवन और लेखक के अनुभव तथा दृष्टि की वास्तविकता एवं व्यापकता का प्रमाण भी प्रस्तुत करती है। आत्मकथा में यह विषय वस्तु लेखक की निजी जिंदगी और अनुभव पर आकर केंद्रित हो जाती है, पर उसका गहरा संबंध उसके चरित्र के विकास से संबंधित स्थितियों एवं घटनाओं से होता है। क्या भूलूं क्या याद करूं आत्मकथा में के प्रारंभ में बच्चन ने प्रसिद्ध फ्रांसीसी लेखक मानतेन की पंक्तियों को उद्धृत करते हुए लिखा है। वे कहते हैं कि मैं स्वयं अपनी पुस्तक का विषय हूं, जिसको मानतेन ने कहा है, मैं अपने गुण दोष जग जीवन के सम्मुख रखने जा रहा हूं, पर ऐसी स्वाभाविक शैली में जो लोकशील से मर्यादित हो। तो मानतेन ने यह पंक्ति कहा था, जिसको बच्चन जी ने उद्धृत किया है, और हम देख सकते हैं कि उनकी जो रचनाएं रहती है वो स्वाभाविक शैली में और लोकशील से मर्यादित रहती है। तो स्पष्टतः मानतेन की इन पंक्तियों के माध्यम से बच्चन जी ने अपनी पुस्तक की विषय वस्तु को जाहिर कर दिया है कि उसकी पुस्तक की विषय वस्तु लोक जगत में जो सामान्य चीज घटित होती है उनसे संबंधित है। पर इस प्रथम भाग में वे अपने संपूर्ण जीवन की चर्चा न कर सके। वे संपूर्ण जीवन की चर्चा नहीं किए हैं और केवल कायस्थ जाति, परिवार की परंपरा, उनका जन्म, उनकी शिक्षा, उनके जीवन में जो संघर्ष हुआ, वहां से लेकर प्रथम पत्नी श्यामा की मृत्यु तक की घटनाओं का चित्रण करते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, इसको याद रखेंगे कि इस रचना में उन्होंने अपने संपूर्ण जीवन की चर्चा नहीं की है। बाद का जीवन उन्होंने आत्मकथा के अन्य भागों में अभिव्यक्त किया है, पर हमारे लिए यहाँ देखना महत्वपूर्ण होगा कि अपने जीवन की इस कथा को लेखक ने रचना की अंतर वस्तु के रूप में किस प्रकार प्रयोजन और आकांक्षा के साथ विकसित किया है, अर्थात उन्होंने आत्मकथा के कौन कौन से गुणों को अपनाया है जिससे उनकी रचना सशक्त हो सके। तो इसमें हम उसकी अभिव्यक्ति का स्वर और संदर्भ किस प्रकार का है तथा चेतना और विचार के स्तर पर वह किस तरह पाठकों के सामने अपने आप को रखते हैं, इसको देखेंगे। साथ ही भारतीय समाज में जाति की भूमिका के नकारात्मक पहलुओं को लेखक ने कई प्रसंगों द्वारा उजागर किया है। इसी में से एक घटना पठित अंश में भी है। कायस्थ विधवा स्त्री जिसे अपने जीवन यापन के लिए विजातीय व्यक्ति से संबंध जोड़ना पड़ा, उसे अपनी बेटी के विवाह पर कायस्थों का बहिष्कार भी झेलना पड़ा। लेकिन बच्चन और उन जैसे प्रगतिशील युवक जो थे वह उस विवाह में शामिल होते हैं, और यह और बात है कि इस कारण खुद लेखक के परिवार को बहिष्कार का सामना करना पड़ता है। तो हम देख सकते हैं कि लेखक का विचार जो है स्वतंत्र है, वह किसी प्रकार से समुदाय जातिगत भेदभाव से दूर है। क्या भूलूं क्या याद करूं में लेखक ने अपने जन्म और परिवार से जुड़े उन प्रसंगों और घटनाओं का विस्तार पूर्वक वर्णन किया है
जो उसके व्यक्तित्व निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि एक व्यक्ति के विकास और उसके सृजनात्मक व्यक्तित्व का निर्माण में किस प्रकार परिवार और उसकी परंपराएं सार्थक भूमिका निभाती है, इसे विवेच्य आत्मकथा को पढ़कर समझा जा सकता है। वास्तव में प्रत्येक परिवार की कुछ निजी विशेषताएं और परंपराएं होती है। आपने गौर किया होगा कि आपके जो दोस्त हैं उसके परिवार की कुछ निजी विशेषताएं और उनकी कुछ निजी परंपराएं होंगी। उनके घर का खान पान वेशभूषा अलग होगा, आपके घर का खान पान अलग होता है ना। तो इस तरह से हर परिवार की कुछ निजी विशेषताएं और परंपराएं होती है, जिनका गहरा असर उनके आने वाली संतानों पर पड़ता है। यह स्वाभाविक बात है। तो दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि बच्चन के रचनात्मक व्यक्तित्व के निर्माण, विकास और सामाजिकरण में उनके परिवार की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। खासकर परिवार के सदस्यों का व्यक्तित्व, जीवन शैली और धार्मिक मान्यताओं तथा परंपराओं का गहरा असर उनके बाल मन पर पड़ा है और इसी अवस्था में उसकी मानसिकता का निर्माण होता है। क्या भूलूं क्या याद करूं को पढ़ते हुए बच्चन के व्यक्तित्व निर्माण में परिवार की इस भूमिका के महत्व को स्पष्टतः देखा जा सकता है। कई बार जब हम पढ़ते हैं तो लगता है, इसको पढ़ते हुए कई बार लगता है कि उसके रचनात्मक व्यक्तित्व का निर्माण में भी समाज और राष्ट्र से अधिक उनके परिवार और उसकी परंपराओं की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। फिर भी इसमें मित्र भी निर्णायक भूमिका निभाते हैं, पर परिवार उसे व्यवस्थित करता है और उसे आगे बढ़ने की प्रेरणा और संबल अर्थात बल भी प्रदान करता है। बच्चन के जीवन में शिक्षकों और शिक्षा संस्थाओं की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही है, जिनका उल्लेख उन्होंने विस्तार से किया है। पठित अंश में आपने उन शिक्षा संस्थाओं के बारे में पढ़ा है जिसमें अध्यापक के रूप में उन्होंने काम किया था। हरिवंश राय बच्चन की इस आत्मकथा में संघर्ष का सर्वाधिक महत्वपूर्ण पक्ष है। अस्तित्व रक्षा के लिए किया गया उनका प्रयास है, और यह प्रयास एक तरफ जहां युगीन परिवेश को पूरी तल्खी के साथ चित्रित करता है, वहां दूसरी तरफ यह भी दिखलाता है कि किस प्रकार सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक तथा राजनीतिक विसंगतियों से आत्मकथा का नायक टकराता है, उनसे जूझता है और फिर मुक्त होकर आगे बढ़ जाता है। तो इस आत्मकथा में उसके परिवार की वे सारी घटनाएं और परंपराएं महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जो उसे नैतिक रूप से मजबूत बनाती है और विपरीत स्थितियों में सही काम करने की प्रेरणा देती है। खासकर पढ़ाई और बाद में पत्नी तथा बीमारी के दौरान किया गया उनका आर्थिक संघर्ष जो है वह अत्यंत दारुण है। सुबह शाम ट्यूशन जाना और ट्यूशन पढ़ाना और ट्यूशन से लेकर वह चांद पत्रिका में नौकरी करना, जहां से महीने भर बाद बिना तनख्वाह दिए बाहर निकाल दिया जाता है। स्कूल अध्यापकी में भी व्यवस्था की बेईमानी का उन्हें शिकार होना पड़ता है और 25 रुपये की जगह 65 पर हस्ताक्षर करता है। तो यह काम देशभक्ति के नाम पर कराया जाता है और तत्कालीन शिक्षा संस्थानों में इस प्रकार के भ्रष्टाचार किस तरह शैक्षणिक माहौल और शिक्षकों को शिक्षण के प्रति उदासीन बनाने में सक्रिय भूमिका निभाते थे, इसका अंदाजा इन प्रसंगों से लगाया जा सकता है। साथ ही आगे देखते हैं कि लेखक ने अपने लेखन के आरंभिक प्रयासों का भी मार्मिक विवरण
प्रस्तुत किया है। अपनी पहली पुस्तक का प्रकाशन उसके लिए कितना आह्लादकारी अर्थात आनंददायी था, यह हम पढ़कर महसूस कर सकते हैं। यहाँ बच्चन ने कहानीकार और कवि में से चुनने के प्रसंग का वर्णन किया है। तो इस संदर्भ में बच्चन का यह कथन द्रष्टव्य है। जीवन की ऐसी आकस्मिक घटनाएं ही वास्तव में जीवन को दिशा देती है और जिसे हम नियति का गंभीर सा नाम देते हैं। वह शायद बहुत नगण्य सी लगने वाली घटनाओं से अपने बड़े बड़े लक्ष्य को प्राप्त करती रहती है। यद्यपि 1933 में सुषमा निकुंज प्रकाशन द्वारा खुद मधुशाला के प्रकाशन के बाद घर की आर्थिक स्थिति में कुछ सुधार तो हुआ, पर उन दिनों के आर्थिक संघर्ष की भयानकता का अंदाजा निम्नलिखित पंक्तियों से लगाया जा सकता है। अर्थात वे प्रकाशन तो कराते थे लेकिन उनके पास पैसा नहीं आ पाता था। तो एक उदाहरण प्रस्तुत किया जा रहा है। रात को खाना बनाने के बाद पढ़ाने जाता और 11 बजे रात के करीब लौटता। कीटगंज से मुट्ठीगंज तक की सुनसान सड़कों पर खचर खचर साइकिल चलाता, जाड़ों में ठिठुरता। उन दिनों की अपनी मेहनत मशक्कत, अपने मन के तनाव, दिमाग के खिंचाव को याद करता हूँ तो लगता है कि मैं कोई दैत्य ही रहा हूँगा जो यह सब झेलता ठेलता हूँगा। तो इस तरह से उनके संघर्ष को यहाँ पे महसूस किया जा सकता है कि बच्चन जी ने कितना संघर्ष किया। बच्चन की आत्मकथा में संघर्ष का सर्वाधिक महत्वपूर्ण पक्ष है देश की ब्रिटिश साम्राज्यवाद से मुक्ति की आकांक्षा। अर्थात उनके मन में यही आकांक्षा थी कि देश ब्रिटिश मुक्त हो जाए और इसके लिए व्यक्तिगत तथा रचनात्मक स्तर पर उन्होंने प्रयास भी किया। इस कृति में तत्कालीन भारत की जिन राजनीतिक गतिविधियों का संकेत और चित्रण हमें मिलता है, उनमें भारतीयों पर अंग्रेजों का अत्याचार, गदर में बाबा भोलेनाथ के घायल होने की चर्चा, गांधी और उनके राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन, क्रांतिकारियों के साथ सहयोग, प्रथम विश्व युद्ध का उल्लेख, बाल गंगाधर तिलक की चर्चा, ये सभी जो हैं प्रमुख हैं। देश के राजनीतिक परिवेश में हो रहे इन संघर्षों से लेखक किसी न किसी रूप में अपने आप को जोड़ता है और मानता है कि इनमें सक्रिय हिस्सेदारी न निभाने के बावजूद उनकी उपस्थिति किसी न किसी रूप में महत्वपूर्ण रही है। गांधी जी की उपस्थिति में उनके द्वारा रचित गीत सर जाए तो जाए पर हिंद आजादी पाए, तो यह जो गीत है इसका हजारों की उपस्थिति में श्यामा कुमारी नेहरू द्वारा लोगों से गवाना आदि इसी स्वाधीनता आंदोलन के हिस्से हैं। गांधी जी के प्रभाव में आकर स्वाधीनता आंदोलन में अपनी भागीदारी की चर्चा करते हुए आत्मकथाकार ने लिखा है कि मैं आंदोलन में सक्रिय भाग लेने की स्थिति में न था। जुलूसों में नारे लगाता, सभाओं में शामिल होता, घर में खर्चा चलाता, जमुना पार गांवों में जाकर व्याख्यान देता, तो कुछ रचनात्मक कार्य करने को भी मैंने सोचा हम खद्दर का प्रचार करेंगे। तो इसी प्रकार श्री कृष्ण और उसके सहयोगियों तथा अन्य क्रांतिकारियों में सुखदेव राज, चंद्रशेखर आजाद, दुर्गा भाभी, प्रकाशवती पाल आदि को लेखक द्वारा अपने घर में आश्रय देना उसके राजनीतिक संघर्ष का ही एक हिस्सा है। तो तत्कालीन सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक और राजनीतिक संघर्ष के ये कुछ ऐसे चित्र हैं जिनका मार्मिक चित्रण इस कृति में दिखलाई पड़ता है।
किसी भी मनुष्य के संघर्ष और निर्माण में कुछ लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। क्या भूलूं और क्या याद करूं में आत्मकथाकार ने परिवार के अलावा ऐसे अनेक लोगों का उल्लेख और वर्णन किया है जो बच्चन जी के संघर्ष, निर्माण और विकास के साथी और सहयोगी रहे हैं। तो इनमें कौन कौन हैं उनको देख लेते हैं। इन व्यक्तियों में एक तरफ जहां उनके मित्र, अध्यापक और रचनाकार साथी रहे हैं, वही दूसरी तरफ देखा जाए तो कुछ ऐसे व्यक्ति भी रहे हैं जिनके नकारात्मक और सकारात्मक व्यवहार के कारण लेखक को अपने जीवन की दिशा को तय करने में मदद मिली है। यद्यपि श्यामा लेखक की पत्नी है, परंतु इस कृति में वह लेखक के संघर्ष और निर्माण में जिस तरह की भूमिका निभाती है, वह कई मायने में किसी सच्चे मित्र से कम नहीं है। लेखक श्यामा को जॉय कहता है और श्यामा उसे सफरिंग। ठीक है, तो एक मित्र के रूप में श्यामा के योगदान की चर्चा करते हुए लेखक कहता है कि सबसे अधिक अपने इच्छा बल से उसने मुझे अपने रास्ते पर न ठहरने दिया, न पीछे फिरने दिया। राह पकड़ तू चल पा जाएगा मधुशाला। तो यह उदाहरण मधुशाला से हम देख सकते हैं, उसकी रचना से। राह पकड़ तू चल पा जाएगा मधुशाला। तो जिस धैर्य और लगन से श्यामा उसके रचनात्मक व्यक्तित्व के निर्माण में मदद करती है, वह अद्भुत है। विपरीत परिस्थितियों में भी वह धैर्य नहीं खोती और हमेशा लेखक की हिम्मत को बढ़ाती है। क्या भूलूं क्या याद करूं में लेखक ने खुलकर भारतीय समाज में स्त्रियों की दशा और दिशा के बारे में भी अपने भावों और विचारों को अभिव्यक्त किया है। इस कृति में अनेक जगह वह परिवार और समाज के प्रतिबंधों को तोड़ते हुए विषम परिस्थितियों में स्त्रियों की मदद करते हैं, चाहे वह चंपा हो या प्रकाशो हो। यद्यपि इन स्त्रियों के प्रति लेखक के अंदर एक भावुकता भी भरा है, एक आकर्षण है, पर इससे वह मुक्त भी जल्दी हो जाता है। वह यह भी मानता है कि आर्थिक स्वतंत्रता एक हद तक स्त्री समाज को महत्व देता है और आर्थिक स्वतंत्रता से स्त्री पुरुष के दबाव से मुक्त हो सकती है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो आज यूरोप में स्त्रियां बहुत अच्छी स्थिति में होती। तो वह यह भी मानते हैं कि आर्थिक स्वतंत्रता जरूरी है, लेकिन आर्थिक स्वतंत्रता पा जाने के बाद भी स्त्री जो है पुरुष के दबाव से मुक्त नहीं हो पाती है पूरी तरह से। पर यूरोप में भी ऐसा नहीं है। वह कहते हैं जहां आर्थिक स्वतंत्रता संभव हुई है, वहां इसमें संदेह नहीं, एक दूसरे से दबने की भावना तो दूर हो गई है, पर यह केवल बाहरी और नकारात्मक पक्ष है। ठीक है, तो यूरोप में पति पत्नी विच्छेद के कितने ही मामलों में आर्थिक स्वतंत्रता भी कारण बनी है। तो आर्थिक स्वतंत्रता को हम केवल सही रूप में नहीं देख सकते, इसका एक बुरा पक्ष भी दिखाई देता है। जाहिर है लेखक स्त्रियों की दशा सुधारने के लिए आर्थिक स्वतंत्रता को उतना कारगर नहीं मानता है। तो फिर क्या उपाय है जिससे स्त्रियों की दशा सुधारी जाए? वह कहते हैं आदर्श प्रेम। तो लेखक आदर्श प्रेम कहता है, यद्यपि उसके इस आदर्श प्रेम का जो स्वरूप और आधार है वह अपने आप में बहुत स्पष्ट नहीं है कि ये आदर्श प्रेम आखिर है क्या। फिर भी वह कहते हैं कि नर नारी का वह आकर्षण जो प्रेम का रूप लेता है, एक दूसरे के किसी अभाव की पूर्ति करता है, दोनों को ही अपने अपने अहम को किसी न किसी रूप में पोषित करने और किसी न किसी रूप में मिटाने की आवश्यकता होती है, जो दंपत्ति कभी एक दूसरे के ऊपर उठकर, कभी एक दूसरे के नीचे झुककर इस आवश्यकता की
पूर्ति करते रहते हैं वे अपने संतुलित संबंध का रहस्य जान लेते हैं। तो यहाँ पे लेखक ने स्त्री और पुरुष के प्रेम को, शारीरिक संबंध को यहाँ पे आदर्श प्रेम बताने का प्रयत्न किया है। जाहिर है एक दूसरे की भावनाओं का आदर करके ही स्त्री और पुरुष सार्थक जिंदगी जी सकते हैं। इसका सबसे सरल माध्यम है प्रेम, और जिसकी वकालत यह कृति बार बार करती है, और यह प्रेम मित्रता से ही प्राप्त हो सकती है। अर्थात जो प्रेमी हैं या प्रेमिका है वो एक दूसरे के अगर अच्छे मित्र हैं तो ही उन दोनों के बीच आदर्श प्रेम हो सकता है, ऐसा लेखक का मानना है। इसलिए बच्चन जी बार बार इस कृति में स्त्री के साथ एक मित्र की तरह व्यवहार करने पर बल देते हैं और बुजुर्ग और विधवा स्त्रियों का सम्मान करते हैं। तो दोस्तों इस तरह से हमने इसकी अंतर वस्तु को जान लिया। अब आगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम जानेंगे क्या भूलूं क्या याद करूं में लेखक के विचार क्या है। यह एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।